लास्ट क्लास हम लोग इतने सारे न्यूमेरिकल देखे हैं, आई मीन इतने सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं रिगार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, बस एक छोटा सा डिराइवेशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और ढेर सारा चीज़ देखना शुरू करेंगे। पहला है ये, आज और कल एक दो क्लास में जो पढ़ाने वाले हैं उसमें से एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सपोजिंग हमारे पास कोई एक क्यू कूलम का चार्ज है, यहां से कुछ x डिस्टेंस में हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल हियर एट दिस पॉइंट? कितने दूर पे? सपोज r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। करेंगे क्या? हमें लेके आना है कोई एक +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से, +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आना है, जो वर्क होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब हम वर्क निकालते हैं, वर्क डन बाय ए फोर्स वाज F dot S when the force is constant, and the force is not constant, then we go for F dot ds का इंटीग्रेशन, है कि नहीं? ये सबको मालूम है। अच्छा, जब हम +1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे थे यहाँ से यहाँ तक, क्या रास्ते में हर जगह E बराबर था? नहीं, यहाँ से कुछ आप कहोगे कि यहाँ से कुछ x डिस्टेंस में, यहाँ से कुछ x डिस्टेंस में E का वैल्यू कितना था? इट इज डिस्टेंस x फ्रॉम हियर, वैल्यू ऑफ E क्या था जो आपको मालूम है? इट वाज kq/x², है कि नहीं? इट वाज लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड था kq/x²। मतलब जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे, x का वैल्यू बदलेगा तो हम देखेंगे कि E का वैल्यू बदल रहा है। ऐसा केस में वर्क डन अगेंस्ट E निकालना है। नहीं, वर्क डन अगेंस्ट E इन मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू P इज सेम एज वर्क डन बाय E इन मूविंग फ्रॉम P टू इंफिनिटी। तो थोड़ा पोटेंशियल का डेफिनेशन को लिखते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट P, potential at P is work done against E in moving from कहां से कहां पर? इन्फिनिटी टू P। It is same as work done by E in मूविंग फ्रॉम, कहां से कहां तक जाना है? मूविंग फ्रॉम P टू, क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? नाउ सिंपल है, E इज द फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज, और कोई +1 कूलम चार्ज को P से इंफिनिटी तक लेंगे, कितना वर्क होगा? लेट अस गो फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx dw वर्क डन बाय E कितना हो जाएगा? E डॉट dx होगा कि नहीं होगा? अब देखो तो इस पॉइंट में E का डायरेक्शन क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके चलते E इज इन दिस डायरेक्शन, और dx इज ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। dx क्या है? x में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो E और dx क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? हाँ, सेम डायरेक्शन में है, तो E डॉट dx का वैल्यू क्या लिखेंगे? A डॉट b क्या होता है? a b cos थीटा, इट विल बी E dx cos थीटा। थीटा क्या होगा यहाँ पर? 0, बिकॉज यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ E, सो यू से इट इज E dx cos 0। एकदम बढ़िया से समझ में आया। ये E क्या है? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। कितना है? kq/x²। तो आप कहोगे इट इज kq/x² इंटू dx cos 0। क्यों लिखेंगे? वो तो 1 है। सो dw द वर्क डन बाय E, छोटा सा वर्क डन क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट गए, इज इक्वल टू kq/x² इंटू dx। नाउ वी रिपीट द स्टेटमेंट अगेन। हम लिखना चाहते हैं Vp, इट इज टोटल वर्क डन
बाई ई इन मूविंग फ्रॉम कहां से कहां तक, P टू इंफिनिटी। टोटल वार्डन क्या होगा, dx डिस्टेंस जाने में वार्डन होता है dw, तो पूरा जाएंगे तो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, नहीं अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ dw जब करेंगे, dw का वैल्यू क्या था भाई, dw का वैल्यू था kq/x² इंटू dx। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है, लेकिन एकदम दम नहीं है। देखो खाली स्टेटमेंट को हम दूसरे अदरवाइज समझ लिए, छोटा सा चीज है, खत्म वहीं पे। तो हम कहेंगे इट इज kq/x² इंटीग्रेशन ऑफ kq/x² इंटू dx। क्या आप मुझे बताओ कि आप लिमिट क्या लेंगे, लोअर लिमिट लेते हैं अपर लिमिट लेते हैं। लोअर लिमिट में x का वैल्यू होता है मिनिमम और अपर लिमिट में x का वैल्यू होता है मैक्सिमम। तो हम जा रहे हैं कहां से, p, x at p and x at infinity। अच्छा, x at p जब वो p डिस्टेंस में था, वो यहां से कितने दूर पे था, r। तो x at p क्या है, r, और x at infinity क्या है, infinity है कि नहीं। सो इट विल बी नाउ r to infinity। चलिए वैल्यू डालते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी kq/x² dx r to infinity। खत्म, इंटीग्रेशन निकाल दो, आंसर मिल गया। शायद कुछ लोग भूल गए होंगे, x to the power n dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, x to the power n+1/n+1। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, kq को बाहर फेंको, x² को लिखो x to the power -2 dx का इंटीग्रेशन r to infinity होगा ना। करो इंटीग्रेशन, क्या आएगा, इट विल बी kq तो रहा बाहर, x to the power -2 का इंटीग्रेशन x to the power -2 + 1/-2 + 1। लिमिट क्या डालना है, r to infinity। फर्दर सिंप्लीफाई करिए, नीचे आ गया माइनस, ऊपर आ गया माइनस, सो इट इज -kq/x है कि नहीं। लिमिट फ्रॉम r to infinity। तो पहले अपर लिमिट डालते हैं कि पहले लोअर लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको लिखेंगे -kq इंटू अपर लिमिट डालो 1/∞ माइनस लोअर लिमिट डालो 1/r। 1/∞ कितना होता है, सबको मालूम है कितना होता है 1/∞, 0। 1/∞ 0 रह गया कौन, -1/r, इधर भी एक माइनस साइन था, दोनों मल्टीप्लाई हो गए और मिला आपको kq/r। So potential due to a point charge at a distance r from it is kq/r। बहुत ही एक इंपोर्टेंट डेरिवेशन है फॉर ऑल द बोर्ड्स। अभी एक दूसरा डेरिवेशन में करूंगा, लेकिन वो डेरिवेशन एकदम इंपोर्टेंट नहीं है। दे विल आस्क यू द फॉर्मूला, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल क्या होगा मैं अभी डिराइव करूंगा, लेकिन डिराइवेशन ना बुक में ढंग से दिया है ना स्कूल वाले पूछेंगे। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना। क्या ये वाला स्टेटमेंट सबको समझ में आया, मैं दोबारा बता देता हूं। मुझे पता करना था पोटेंशियल एट पॉइंट P। मैं जानता हूं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज द वार्डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू P कैन बी अंडरस्टूड एज वार्डन बाय E इन मूविंग फ्रॉम P टू इंफिनिटी। ठीक है, सो फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, जो छोटा सा वार्डन था वो होगा E डॉट dx। मतलब एट ए डिस्टेंस x, जब मैं छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट dx लेता हूं तो वार्डन होगा E डॉट dx, और E इधर को है, dx भी इधर को है, नहीं, और क्या हो जाएगा ये E dx cos 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है। समझ में आया। तो ये हो गया छोटा सा वार्डन। E क्या है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, kq/x² डाल दिए, kq/x² dx इज द स्मॉल वार्डन ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। हमें P से पूरा कयामत तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है, और इधर टोटल वार्डन निकालना है। तो लेट अस गो फॉर एंड सी। टोटल वार्डन के लिए हमें P से इंफिनिटी तक जाना है। ये इंफिनिटी है लेकिन दिख रहा है कितना छोटा, देखो, हाँ अब इंफिनिटी बड़ा हो गया। अब P से इंफिनिटी तक जाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एंड यू सी रेस्ट ऑफ द थिंग इज मैथमेटिक्स। You could consider that the potential is kq/r। समझ में आया। और ये स्केलर क्वांटिटी है,
ध्यान रहे, जो कंक्लूजन हमें मिला वो कुछ ऐसे मिला कि अगर कोई प्लस q कूलम का चार्ज है, यहां से r डिस्टेंस में जो पोटेंशियल होगा p पॉइंट में कितना होगा, kq/r। क्या कोई मुझे बताएगा p पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स q और अवे फ्रॉम q? स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर ये -q कूलम का चार्ज होता तो -q कूलम की चार्ज के लिए r डिस्टेंस में क्या हो जाएगा पोटेंशियल, p पॉइंट में पोटेंशियल विल बी -kq/r। q की जगह -q ले लो। समझ में आया क्या? तो पोटेंशियल पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। इट्स स्केलर क्वांटिटी, लेकिन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। रिमेंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट स्केलर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव टेम्परेचर होता है, नेगेटिव टेम्परेचर भी होता है कि नहीं? अच्छा, तो हम देखें कि q कूलम चार्ज के लिए पोटेंशियल होता है kq/r, -q कूलम चार्ज के लिए पोटेंशियल होता है -kq/r, और ये स्केलर क्वांटिटी है। लगे हाथ में आपको और भी एक केस देता हूं। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक q कूलम का चार्ज है और यहाँ पर कोई 2q कूलम का चार्ज है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है r सपोज, और यहाँ से और कुछ r डिस्टेंस में p पॉइंट में पोटेंशियल पूछा vp। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, ये q के लिए क्या पोटेंशियल होगा, ये यहाँ से 2r डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल होगा kq/2r। हर कोई बोल नहीं रहा है। और 2q के लिए क्या होगा, प्लस k 2q/2r। खत्म, स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट ऐड कर दो। समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल है। मैं इसको थोड़ा और अभी घुमाऊंगा, जस्ट ए मिनट। ये पोटेंशियल पता चल गया है, ये भी पोटेंशियल पता चल गया है। सपोज मैं आपको कहूं कि हियर इज अनदर केस। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक q कूलम का चार्ज है और यहाँ पर कोई -q कूलम का चार्ज है मिड पॉइंट में, जो यहाँ से r डिस्टेंस में है और ये भी यहाँ से r डिस्टेंस में है। क्या p पॉइंट में पोटेंशियल आप बता सकते हो? q कूलम चार्ज के लिए होगा kq/r, -q के लिए होगा -kq/r। दोनों जुड़ गया तो हो जाएगा kq/r -kq/r, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल। समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कितना मुश्किल था, डायरेक्शन वगैरह देखना पड़ता था, लेकिन पोटेंशियल निकालना काफी आसान है। क्या आप मुझे बता सकते हो इन दिस केस, सपोज आई से हियर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ L है। ये पॉइंट है Q चार्ज, ये पॉइंट है Q चार्ज, और पॉइंट A में पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल। क्या बता सकते हो व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट A? Q कूलम चार्ज के लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा। yes, किधर को बनेगा, टुवर्ड्स Q और अवे फ्रॉम Q? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल? लास्ट बेंच गर्ल, ब्लैक ड्रेस, लास्ट बेंच ब्लैक ड्रेस गर्ल। Q कूलम चार्ज के लिए A पॉइंट में पोटेंशियल किधर को होगा, टुवर्ड्स Q और अवे फ्रॉम Q? किधर को होगा, बोलो बोलो, आई एम आस्किंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। Q कूलम चार्ज के लिए A पॉइंट में पोटेंशियल किधर को होगा, टुवर्ड्स Q और अवे फ्रॉम Q? टुवर्ड्स Q होगा। पोटेंशियल इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन कहां से आएगा भाई? है कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पर इसके लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा, इसके लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा। कोई पूछेगा पोटेंशियल एट पॉइंट A, Q के लिए क्या बनेगा, kq/L, और दूसरे वाले Q के लिए aq/L, और ये बन गया 2kq/L। कितना आसान है। इंटेंसिटी निकालना मुश्किल था, इसका कंपोनेंट निकालेंगे, कंपोनेंट कैंसिल करेंगे, नहीं, दो वेक्टर थे, दोनों वेक्टर को हमको ट्रायंगल लॉ में जोड़ना पड़ता था। लेकिन अभी पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो बहुत ही आसानी से ये निकल रहा है। ओके,
पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वी कुड अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल क्या होगा? कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r रेडियस का कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा हमें पता करना है। पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है ये, और इसमें चार्ज रखा है Q, आपको जो जानकारी है वही मैं जानना चाहता हूं। पहले हम बाहर निकालेंगे, फिर अंदर निकालेंगे, फिर सरफेस में भी निकालेंगे। एट एनी पॉइंट और एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, यहाँ पे ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस हो गया x, और यहाँ पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं और हमें मालूम है कि स्फीयर का रेडियस r है। x डिस्टेंस में मुझे पोटेंशियल पता करना है, जबकि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, सॉरी डिस्टेंस मिस हो गया यहाँ पे, एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, सेंटर से x डिस्टेंस में, एट एनी डिस्टेंस x from center, when x is more than r or more than equal to r, दोनों ही केस में x r से ज्यादा। अच्छा बताओ, ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसके लिए यहाँ पर x डिस्टेंस में इंटेंसिटी क्या होगा? kq/x²। बताए थे। Outside the conducting sphere, to find the intensity, you can consider this entire spherical charge as a concentrated point charge located at the center। ये पूरा चीज को एक concentrated point charge ले सकता हूँ। I can consider this as a concentrated point charge located at the center। समझ में आया क्या? मतलब ये पूरा चार्ज जो रखा है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको भगा के उसकी जगह अगर सेंटर पे मैं Q कूलम का चार्ज ले लूंगा तो यहाँ पर इंटेंसिटी जितना होगा इस केस में भी इंटेंसिटी उतना ही होगा। कितना होगा? E = kq/x²। अभी हमें कोई एक +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आना है यहाँ तक, जो वर्क होगा अगेंस्ट E दैट इज द पोटेंशियल। जब हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, हम जानते हैं कि ये जोन में इसके केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके केस में भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन्फिनिटी से कोई +1 कूलम चार्ज को यहाँ तक लाएंगे अगेंस्ट E, जितना वर्क होगा इस केस में भी उतनी ही वर्क होगा। है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम कहेंगे V क्या हो जाएगा? अगर ये होता तो जो पोटेंशियल होता ये है तब भी वही होगा पोटेंशियल, इस केस में भी वही होगा। कितना होगा? kq/x। समझ में आ रहा है क्या? कोई आपको पूछेगा नहीं एक्सप्लेन करो बोल के, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कैसे हुआ। तो बाहर किसी भी एक पॉइंट में अगर पोटेंशियल निकालना है तो सीधे सीधे हम इसको kq/x लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए लिखते हैं। नहीं? अच्छा, ये तो था x > r के लिए। सपोज हम कहेंगे when x = r, when x = r, तब इंटेंसिटी क्या था? kq/r² on the surface, but still you are on the surface। तो सरफेस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बस x के जगह r डालो, v will be kq/r, क्योंकि बाहर के हर एक पॉइंट के लिए हम इसका वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कोई एक होलो कंडक्टिंग कोई एक कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए, होलो हो या सॉलिड हो उससे कोई मतलब नहीं, कोई कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, चार्ज स्फीयर के लिए बाहर किसी भी डिस्टेंस में, बाहर सेंटर से x डिस्टेंस में इंटेंसिटी होता है kq/x², पोटेंशियल होता है kq/x।
ऑन दिस सरफेस इंटेंसिटी होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। नहीं, अब बात चला लिखने की कि व्हेन x इज लेस देन r, E क्या है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, प्रीवियस क्लास देख चुके हैं हम लोग। नहीं, इंटेंसिटी जीरो है। पोटेंशियल पता करना है कहाँ पे? किसी एक पॉइंट में, यहाँ पे। तो क्या करना है? फंडामेंटल कहता है कि कोई एक +1 कूलम चार्ज को, ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए और हमें मालूम है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और यहाँ पे मुझे पोटेंशियल चाहिए। तो मुझे एक +1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ तक लेके आना है। जब +1 कूलम चार्ज को मैं इंफिनिटी से लेके आऊंगा, काफी दूर से लेके आऊंगा किसी भी रास्ते में, यहाँ तक लाने में क्या वर्क होगा? दैट इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। और यहाँ से यहाँ तक जाने में अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, नो वर्क इज डन। यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई वर्क नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब इंफिनिटी से यहां तक लाने में जितना वर्क होगा, इंफिनिटी से यहां तक लाने में भी उतना ही वर्क होगा। मतलब पोटेंशियल यहां पर कितना है? जितना वर्क हुआ यहां तक लाने में, दैट इज सेम एज पोटेंशियल हियर। तो आप कहोगे E इज जीरो बट V इज अगेन के क्यू बाई आर। मतलब अंदर हर एक पॉइंट में, एट एवरी पॉइंट इनसाइड, पोटेंशियल इज के क्यू बाई आर। बट हम उस पॉइंट पे तो पहुंच ही नहीं रहे ना। क्यों नहीं है? लेके जाओ +1 कूलम चार्ज को, लेके आओ पूरा यहाँ तक पहुंचो, कितना वर्क हुआ देखो। अब वो लोग कैसे छेदा करके जाएंगे? वो ड्रिलिंग मशीन में इसको छेद कर देंगे, जाएंगे उसके अंदर, है ना। अरे आप क्या सचमुच एक +1 कूलम चार्ज लेके आ रहे हो? सर इंफिनिटी से कैसे आएंगे सर +1 कूलम चार्ज लेके इतना दूर सर, है ना? ऐसा नहीं है। वो 104 नंबर बस पकड़ना है, 5 रुपया देता है इंफिनिटी से यहाँ तक आने में। अगर हम इंफिनिटी से यहाँ तक गए तो कितना वार्क होगा? सचमुच थोड़ी जा रहे हैं, नहीं, वो भी +1 कूलम चार्ज लेके। तो अगर हम इंफिनिटी से यहाँ तक आएंगे, जितना वार्क होगा यहाँ तक आएंगे तो उतने ही वार्क होगा दोनों ही केस में। वी कुड सी, समझ में आया? तो हम कहेंगे पोटेंशियल क्या हो गया? x लेस देन r, E इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो यही चीज को मैं दोबारा लिखना चाहूंगा विथ डायग्राम। For a charged conducting sphere, bit number 1, for x greater than r, E is के ग्रेटर देन कहो या इक्वल टू कहो, दोनों ही केस में, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, जबकि V इज के क्यू बाई एक्स। दूसरा हुआ फॉर x लेस देन r, E इज 0 एंड V इज के क्यू बाई r। तीसरा चीज इंपोर्टेंट रखना है, एट एवरी पॉइंट inside the surface, potential is same as that on surface। ये आपको याद रखना है। अंदर हर जगह पोटेंशियल बराबर है, कितना है? जितना सरफेस पे है। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है। They will ask you what is potential different location। कैसे हुआ समझाओ, ये नहीं समझा, क्योंकि बहुत सारा थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा, ऐसा करो, यहाँ तक लाओ, जो वर्क होगा समझाओ। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा यहाँ पे, सपोज दिस इज व्हाट इज द स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इसके लिए मुझे पोटेंशियल ड्रॉ करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना हमें आता है, तो करेंगे क्या? पहले हम जाएंगे ऐसा, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने वाले हैं और पोटेंशियल भी ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है। इफ यू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे ड्रॉ करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? आप जानते हो कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो
आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगा। सपोज आई वांट टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू विल सी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ई ड्रॉ करेंगे तो ये अंदर 0 था, नहीं ये अंदर था 0 और यहां पे मैक्सिमम होता था फिर घटता था, ऐसे है कि नहीं, ये था ई का वेरिएशन। लेकिन पोटेंशियल अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो पोटेंशियल अंदर हर जगह बराबर है और जैसे बाहर गए पोटेंशियल घटने लगा, क्योंकि इट वाज के क्यू बाई एक्स, एक्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। बस डिफरेंस ये हुआ कि इस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वाज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, जबकि ये भी है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स, और ये भी है। पोटेंशियल अंदर कितना है के क्यू बाई आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना था मैक्सिमम, अंदर तो 0 था, सरफेस में कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में था के क्यू बाई आर स्क्वायर। बस ये दोनों ग्राफ को रट के याद रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दे विल आस्क यू सेवरल टाइम्स टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स, ठीक है। यहां पर हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर था ये पॉइंट, ये है आर, ये एक्स, ये है एक्स। So we see as x increases, potential is decreasing. As x increases, intensity is also decreasing. Maximum intensity is kq by r square on the surface. Maximum potential is everywhere inside as well as on the surface, that is kq by r. क्या बातें समझ में आया? ठीक है। ये जो सारा चीज अभी हम देखे, इसके ऊपर धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन हम करना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आपको खाली एक कंफर्ट फील करवाने के लिए मैं छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूं। सपोज मैं कहूं कि यहाँ पे कोई एक 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है सपोज, और ये दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर है, और उनमें चार्जेस दिया गया है कि यहाँ पर इसका रेडियस है r1, चार्ज है q1, यहाँ पर इसका रेडियस है r2, चार्ज है q2। सपोज आपको पूछा गया बताओ पॉइंट ए में पॉइंट बी में पोटेंशियल क्या है। जस्ट टू मेक यू फील कन्वीनियंट विद दिस एग्जाम्पल पे दे रहे हैं, इन फिगर शोन फाइंड क्या E at A, E at B, V at A, V at B, 4 चीज पूछा है, ठीक है। पॉइंट ए में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट बी में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी ओनली, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज E at A? ए में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो Q1 के लिए होगा कि Q2 के लिए होगा कि दोनों के लिए होगा? ओनली Q1 के लिए होगा। इट इज के Q1 बाई R1 स्क्वायर। E at B किसके लिए होगा? A के लिए भी होगा, B के लिए भी, आई मीन Q1 के लिए होगा, Q2 के लिए भी होगा। Q1 के लिए क्या होगा? K Q1 बाई R1 स्क्वायर। Q2 के लिए K Q2 बाई R2 स्क्वायर। समझ में आया? लेकिन अगर हम निकालेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट में पोटेंशियल Q1 के लिए निकलेगा कि Q2 के लिए? दोनों के लिए निकलेगा। Q1 के लिए क्या होगा? K Q1 बाई R1। Q2 के लिए यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा? जो पोटेंशियल सरफेस में होता है। Q2 के लिए सरफेस में क्या होता है? K Q2 बाई R2, तो अंदर भी वही होगा। और अगर हम निकालना चाहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट बी तो Q1 के लिए भी निकालेंगे, Q2 के लिए भी निकालेंगे। Q1 के लिए अब ये बाहर है, कितना दूर पे? एट ए डिस्टेंस R2, तो हो जाएगा K Q1 बाई R2। सेंटर से R2 डिस्टेंस में, सेंटर से X डिस्टेंस में पोटेंशियल बनता था K Q बाई X। अब सेंटर से R2 डिस्टेंस में K Q1 बाई R2। Q2 के लिए सरफेस में जो होगा वही, वो क्या है? K Q2 बाई R2। क्या बात समझ में आ रहा है? सर हम इंड्यूस्ड चार्जेस को पोटेंशियल के कंसीडरेशन में नहीं लेते?
क्यों नहीं लेंगे, कंसीडरेशन में लो। लेकिन इंड्यूस चार्जेस के चलते इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। अगर यहाँ पर -q1 चार्ज इंड्यूस होगा तो यहाँ पर +q1 भी तो होगा। -q1 के लिए जितना पोटेंशियल होगा +q1 के लिए ऑपोजिट पोटेंशियल होगा और कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि टोटल इंड्यूस चार्ज इज 0, तो इंड्यूस चार्ज, हाँ अगर चार्ज इंड्यूस हुआ फिर आउटर स्फीयर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिए तब पोटेंशियल बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि जैसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट करोगे कुछ चार्ज भाग जाएगा या फिर कुछ नया चार्ज आ जाएगा, तो पोटेंशियल तो बदलेगा, एक्स्ट्रा चार्ज आ गया नहीं। लेकिन अदरवाइज इंड्यूस चार्ज के लिए इफेक्ट 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए जितना पोटेंशियल होगा नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस ऑफ दैट पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 0। क्लियर? अगर डायमेंशन अलग हुआ, मान ले क्यूबिकल हो तो मतलब तब डिस्टेंस तब तो चीजें बदलेंगे। हम तो स्फीयर की बात कर रहे हैं, नहीं स्फीयर की बात कर रहे हैं, तब तो चीजें अदरवाइज बदल जाएंगे। मान लो कि एक थिक स्फीयर है, यहाँ पर हुआ -q1, उधर हुआ +q2, नहीं तब तो चीजें बदल जाएंगे। ठीक है, मान लो कि वो पूछ रहा है कि मान लो कि ऐसा कोई कंडक्टर है, यहाँ पर -q1 हुआ और इधर +q हुआ, तो यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे तो इसके लिए ज्यादा निकलेगा नेगेटिव, कम निकलेगा पॉजिटिव, थिंग्स विल बी अफेक्टेड। अच्छा खैर वो डिस्कशन की टॉपिक नहीं है, फिर अंदर चले जाएंगे, इसको कहते हैं इमेज मेथड। फिर इमेज निकालना पड़ता है इस चीज में, ठीक है, चार्ज का भी इमेज बनता है और फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द इमेज। क्या पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर सबको समझ में आया? हाँ चलिए अब हम लोग कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस देखेंगे। सर E@B के Q1 by R2 का R2 का स्क्वायर क्यों होगा भाई? पोटेंशियल तो R2 होता है। E@B तो R2 का स्क्वायर है। के Q1 by R2 का स्क्वायर। B में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो Q1 के लिए होगा, Q2 के लिए होगा कि नहीं? Q1 के लिए कितना होगा? यहां से कितना दूर है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये सेंटर से कितना दूर पे है? सेंटर से R2 डिस्टेंस पे, B पॉइंट में चाहिए Q1 के लिए। ये यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ से R2 डिस्टेंस में इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? Q1 by ओ ये लिखा, ये गड़बड़ लिखा है। ओह सॉरी, मैं तुमको समझाने लगा हूं जबकि मैं गड़बड़ लिखा हूं। थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है। कौन बोले? वो कोई है ना शाहरुख खान, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे बातें होते रहते हैं। हाँ ऐसा होता है, तो हमें इसको मानना पड़ेगा। बहुत बड़े फिलोसोफर है। कौन है वो? मिस्टर शाहरुख खान। तो ये समझ में आया क्या? आगे बढ़े। Here are some important questions for you. मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं, आप एक एक करके डिस्कशन करेंगे। Give examples of charge distribution such that intensity at point P is 0, potential is not 0, potential at point P is 0, intensity is not 0. मैं देता हूं, देखो एग्जाम्पल। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर एक कोई Q कूलम का चार्ज है, यहाँ पर भी कोई Q कूलम का चार्ज है, इनका मिड पॉइंट है P। अगर मिड पॉइंट है P तो Q कूलम के लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा, ये Q कूलम के लिए भी कुछ पोटेंशियल बनेगा। ये जो Q कूलम का है, लास्ट बेंच ब्लैक ड्रेस गर्ल, अगेन आपको बताना, प्लीज स्टैंड अप एंड टेल। लास्ट बेंच का ब्लैक ड्रेस गर्ल, इसको समझने में क्या दिक्कत हो रहा है? Whether you don't recognize yourself as a black dress or a girl. इधर देखो, बताओ इसमें ये जो Q कूलम का चार्ज है P पॉइंट में, पोटेंशियल बनेगा कि नहीं बनेगा? P पॉइंट में Q चार्ज के लिए पोटेंशियल बनेगा कि नहीं बनेगा? Q कूलम चार्ज के लिए P पॉइंट में पोटेंशियल बनेगा। अब बताना ये है कि ये वाला Q कूलम चार्ज के लिए यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा, इट विल बी टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ, कितने लोगों का आता है? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। इतने सारे लोगों को आता है, बेचारा शर्मा गया। नहीं देखो, उसको छोड़ के उसके बगल में, आस्क टू योर बेस्ट फ्रेंड, पिंक ड्रेस,
प्लीज स्टैंड अप एंड टेल। हाँ सर इसका डायरेक्शन ही नहीं है ना। वो बता दिया, चलो ठीक है, अच्छी दोस्त रखे हो, फ्रेंड्स मस्ट बी गुड। ये नहीं बताइए। और माइक्रोफोन को तुम क्या तब से सूंघ रहे थे, बोल नहीं रहे थे जो हैं? नहीं मैं भूल गई थी, वो स्केलर क्वांटिटी है ना। हाँ तो इसके लिए बैठो, तो इसके लिए कोई पोटेंशियल नहीं होगा, इसके लिए कुछ पोटेंशियल होगा। ये जो केस हम देख रहे हैं, सपोज ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस अगर r है तो आप क्या कहोगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P इसके लिए होगा KQ/R, इसके लिए होगा KQ/R। क्या मैं 2KQ/R लिख सकता हूं? Yes sir. नाउ ये Q कूलम चार्ज के लिए इंटेंसिटी बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes sir. बनेगा। ये वाला Q कूलम चार्ज के लिए इसी पॉइंट में इंटेंसिटी विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। Towards right. इस पॉइंट में इसके लिए यहाँ पे इंटेंसिटी विल बी टुवर्ड्स राइट, इट इज अ फोर्स ऑन वन कूलम चार्ज, है ना। तो इसके लिए इधर को होगा इंटेंसिटी और इसके लिए इधर को होगा, नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो आप कहोगे सिंपली द इंटेंसिटी विल कैंसल आउट एंड E एट पॉइंट P इज जीरो। एक अच्छा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। I want to give another case, यहाँ पर E जीरो है, V जीरो नहीं है। I want to give you another case, just think another case। मैं केस में थोड़ा सा बदलाव लाता हूं, I bring it here। ऐसे एक चार्ज है Q और दूसरे चार्ज है -Q। अब बताओ पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा? Q के लिए कुछ पोटेंशियल रहेगा KQ/R, और -Q के लिए क्या पोटेंशियल होगा? -KQ/R। तो V एट पॉइंट P क्या हो गया? जीरो। बट व्हाट अबाउट E एट पॉइंट P? इसके लिए ये जो Q कूलम चार्ज है, इसके लिए इंटेंसिटी यहाँ पर टुवर्ड्स राइट होगा, इट इज अ फोर्स ऑन ए +1 कूलम चार्ज। ये -Q कूलम चार्ज के लिए यहाँ पे इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगा? Towards -2. Again in this direction. So both the intensities are in the same direction because it is a force on a +1 कूलम चार्ज। अगर +1 कूलम चार्ज रखेंगे, ये ढकेलेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स रहेगा। सो इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज नॉट जीरो। नहीं, कितना है? जीरो तो नहीं है, कितना है? जितना इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? Q कूलम के लिए हो जाएगा KQ/R², इधर को, और -Q कूलम के लिए वही KQ/R² इधर को, दैट मींस 2KQ/R²। क्या दोनों कंडीशन की एग्जांपल आपको मिल गए? हाँ, ये हो सकता है। थोड़ा जो लोग हायर एंट्रेंस के लिए तैयार होते हो जान लो, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी हम लोग कुछ इंटेंसिटी और पोटेंशियल पढ़े थे, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं हो सकता। इंटेंसिटी जीरो है, पोटेंशियल जीरो नहीं है, पोटेंशियल जीरो, दोनों कंडीशन नहीं बन सकते। व्हाई? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव, उसमें रिपल्सिव फोर्स होता नहीं है। एनीवे, याद रखना, एक्स्ट्रा चीज बता दिया। नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। दिया है कि 4 चार्जेस ईच ऑफ Q कूलम आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ L। कोई स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है L। ऐसा कोई एक स्क्वायर का 4 कॉर्नर पे कोई 4 चार्ज रखा गया है। 4 चार्जेस आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। पूछा है पोटेंशियल बताओ और इंटेंसिटी बताओ एट द सेंटर। सेंटर में पोटेंशियल क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा? सर E जीरो और पोटेंशियल, चलिए सोचते हैं E क्या होगा। ये जो Q कूलम चार्ज है, इसके चलते यहाँ पर जितना इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा, ये Q कूलम चार्ज के लिए उतना ही इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। होगा कि नहीं होगा? 1 कूलम चार्ज रखोगे, ये जितना जोर फोर्स देगा, ये उतने जोर फोर्स देगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। सिमिलरली इसके लिए पोटेंशियल इधर, इंटेंसिटी इधर को होगा, तो इसके लिए इंटेंसिटी इधर को होगा, एंड दे विल आल्सो कैंसिल आउट। सो व्हाट इज द E एट द सेंटर? जीरो। तो आप कहोगे एट सेंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, individual charges cancel out,
So E at point C is 0. सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। चार्जेस एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को फील्ड को कैंसिल कर देंगे। अब पूछा है व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट सी। अब सी पॉइंट में अगेन दैट ब्लैक ड्रेस गर्ल लास्ट बेंच, प्लीज स्टैंड अप। हाँ बताओ, ये दोनों चार्ज के लिए जो पोटेंशियल यहां पर बनेगा वो कैंसिल होगा कि नहीं होगा? ये चार्ज के लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा, इस चार्ज के लिए पोटेंशियल बनेगा। दोनों चार्ज के लिए जो पोटेंशियल बनेगा सेम डायरेक्शन में बनेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा? सर नहीं होगा कैंसिल। हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो वेक्टर है ना। नहीं स्केलर सॉरी सर। स्केलर क्वांटिटी है, कैंसिल नहीं होगा। वेरी गुड, सिट डाउन। तो E तो C पे 0 हो गया। पोटेंशियल एट पॉइंट C, जिसको पकड़ता हूं इधर उधर एब्सेंट माइंडेड वाले को, पूरा क्लास तुमको और 25 बार खड़ा होना है, तैयार रहो। VC पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा? Q कूलम चार्ज के लिए क्या आपको मालूम है कि डिस्टेंस कितना होता है? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर? अगर दिया है कि साइड लेंथ अगर L है, ये पूरा होता है √2L, ये पूरा होता है √2L, उसका आधा, तो इट इज KQ √2L का आधा, दैट इज L/√2। किसके लिए? एक चार्ज के लिए। इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, सबके लिए वही होगा। 4 मल्टीप्लाई कर दो, इट इज कमिंग आउट टू बी 4√2 KQ/L। पोटेंशियल एट सेंटर इज 4√2 KQ/L। क्या बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, consider a semicircular wire of radius r having linear charge density lambda coulomb per meter। ये एक वायर है, सेमीसर्कुलर है और उसका रेडियस दिया हुआ है r और दिया है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना? लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर। पूछा है बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट पॉइंट P। P कहाँ है? एट द सेंटर ऑफ द सेमीसर्कुलर वायर, यू सी। अच्छा, हमें तो कोई पॉइंट चार्ज के लिए और कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ही पोटेंशियल निकालना आता है, बाकी के लिए तो नहीं आता है। चलो सोचते हैं, हम कहेंगे कि यहाँ पर जितने सारे चार्जेस है पूरे के पूरे वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे भी कुछ चार्ज होगा। कितना चार्ज मालूम नहीं, कुछ तो होगा। से इट इज Q1। इस Q1 चार्ज के लिए इस पॉइंट में कुछ पोटेंशियल बनेगा। किधर को बनेगा? टुवर्ड्स Q1 और अवे फ्रॉम Q1। डायरेक्शन ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो Q1 के लिए कितना पोटेंशियल बनेगा? आप कहोगे पोटेंशियल एट पॉइंट P इज KQ1/R, क्योंकि डिस्टेंस R है। कोई Q2 चार्ज ले लो, उसके लिए क्या बनेगा? KQ2/R। वैसे सारा चार्ज के लिए लोगे और लिखोगे तो क्या मिलेगा? KQ1/R, KQ2/R, KQ3/R, ऐसे लिखेंगे। तो क्या इसमें से K/R कॉमन नहीं जाएगा? अंदर रहेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, मतलब सारा चार्ज का सम, सारा चार्ज, टोटल चार्ज। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस? 2πr into lambda। इट इज πr into लैम्बडा, क्योंकि लेंथ कितना है? पूरा सर्किल का होता है 2πr, ये सेमी सर्किल है तो πr है, चार्ज है लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर, तो ये हो जाएगा K/R into लैम्बडा into πr। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है जो आपको याद रखना है। क्या आया? K/λ, और K का वैल्यू 1/4πε होता है। K का वैल्यू 1/4πε0 होता है। पाई अगर कैंसिल हो गया तो मिलेगा λ/4ε0। कितना इंटरेस्टिंग है, देख रहे हो? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। हो सकता है कि वो क्वेश्चन में आपको रेडियस दिया ही नहीं होगा, बोलोगे रेडियस नहीं दिया कैसे निकालेंगे? जरूरत ही नहीं है। आंसर क्या होगा? छोटा सा सेमी सर्किल हो या बड़ा सा सेमी सर्किल हो, दोनों ही केस में पोटेंशियल इज λ/4ε0। समझ में आ रहा है? ये याद रखना, ठीक है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, find the potential at center of the center if
द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लैम्बडा सॉरी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये कोई एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड? चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द हेमिस्फीयर, है ना। तो पूछा है कि सेंटर पे क्या होगा, वैसे ही करो। यू कंसीडर ए चार्ज Q1 ऑन द सरफेस। अगर कोई Q1 चार्ज लिखोगे तो Q1 चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस कितना है? R है कि नहीं? तो आप कहोगे अगेन सॉल्यूशन में तो तरीका वही रहेगा, यू से पोटेंशियल एट पॉइंट C Q1 के लिए K Q1/R, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए R डिस्टेंस में K Q/R होता है। Q2 के लिए दूसरा ले लो K Q2/R, go on adding them, you find again K/R goes common, Q1 Q2 Q3 सबको जोड़ो तो मिलेगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है? इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। समझ में आया क्या? चार्ज पर यूनिट एरिया दिया है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या इसका एरिया आपको मालूम है? पूरा स्फीयर का होता है 4πr²। ये आधा स्फीयर है 2πr²। सो इट इज एरिया की जगह हम लिख सकते हैं 2πr², सिग्मा इनटू 2πr² द एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। एक r खा गया दूसरे को, क्या मिल गया? 2πk सिग्मा r। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. So this is coming out to be the potential at the center of the hemisphere। समझ में आया? तो जब भी आपको पोटेंशियल निकालना है, यू कंसीडर द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। हर एक पॉइंट चार्ज के लिए निकालो और जोड़ दो। पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है KQ/R। एट ए डिस्टेंस R पोटेंशियल होता है KQ/R। नेक्स्ट क्वेश्चन, two concentric conducting spheres have radii r and 2r. Charges on them are q and 3q respectively. Find potential at a distance x from center if x is equal to r/2, 2r and 4r. Well, मैं इस फिगर को बनाना चाहूंगा। दो स्फीयर है हमारे पास, एक छोटा स्फीयर और एक बड़ा स्फीयर है। छोटे बड़े दोनों का रेडियस हमें दिया गया है। छोटा वाले का रेडियस है r, बड़े वाले का रेडियस दिया गया है 2r। छोटे वाले पे चार्ज रखा है, छोटे वाले पे चार्ज रखा है q, बड़े वाले पे चार्ज रखा है 3q। सीधे सीधे आपको बताना ये है कि अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहेंगे x is equal to r/2, आप देखते हैं कि दोनों स्फीयर के लिए पोटेंशियल बनेगा, स्फीयर नंबर 1 एंड स्फीयर नंबर 2। क्या बता सकते हो व्हाट इज द पोटेंशियल? कहां पे? एट ए डिस्टेंस r/2, मतलब कहां पर है ये? छोटे स्फीयर के अंदर। छोटे स्फीयर के अंदर यहाँ पे किसी एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है? सेम एज पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो छोटे के सरफेस में क्या था? KQ/R। बड़े की, ये बड़े स्फीयर के अंदर भी तो है, बड़े के सरफेस में क्या था? K into 3Q/2R। सिंप्लीफाई करके लिखना आपका काम है। For x is equal to r/2, you got the potential। क्या बातें समझ में आ रहा है? Is it understood? Yes। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट कहां पे पता करना है? यू वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल। कहां पे? 8 x is equal to 2r पे, मतलब कहां हो आप? नाउ यू आर समवेयर हियर। 2r पे दे दिया ना, सॉरी, x is 2r मतलब ऑन दी सरफेस में हो गया। मैं थोड़ा इसको क्वेश्चन को चेंज करना चाहूंगा, 2r नहीं दूंगा, मैं लिखना चाहूंगा 3r/2। 3r/2 मतलब दोनों स्फीयर की बीच की स्पेस में यहाँ पे कितने दूर पे? एट ए डिस्टेंस 3r/2।
ये यहां से 3r/2 डिस्टेंस में q कूलम चार्ज के लिए, इनर स्फीयर के चार्ज के लिए क्या पोटेंशियल बनेगा? kq/x। अब ये इससे बाहर है, Yes. बाहर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है kq/x, तो आप कहेंगे kq/3r/2। और जो बड़ा स्फीयर है उसके लिए, ये तो बड़ा स्फीयर के अंदर है, बड़ा स्फीयर के अंदर इंटेंस पोटेंशियल क्या होता है? जो उसकी सरफेस में होता है। कितना हो जाएगा? k3q/2r। समझ में आ रहा है? सिंपल तो है। फिर पूछा है एट ए डिस्टेंस 4r, मतलब सेंटर से 4r डिस्टेंस पे क्या आप अब बाहर हो? यस। When you are outside the charged conducting spheres, you can consider all charges as concentrated point charges located at the center. मैं बताया था, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पैरामीटर लाइक फोर्स हो, इंटेंसिटी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कुछ भी निकालना है आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, यू कैन कंसीडर दैट एज ए कंसंट्रेटेड पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर। आप यहाँ पे निकालना चाहते हो सेंटर से 4r डिस्टेंस पे, दोनों चार्ज को मिला के सेंटर में ले आओ। क्या आ गया? q इसका, 3q इसका, मिलके हो गया 4q। सो इट इज k4q बाय डिस्टेंस कितना है? 4r। द सेम इज kq/r। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कहीं भी पोटेंशियल निकालना है, अंदर है तो इट इज सेम एज ऑन द सरफेस, बाहर है तो kq/x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। For a charged conducting sphere of radius r, the electric field on surface is E0. Find potential at the center of the sphere. क्या क्वेश्चन है? कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, उसका रेडियस r दिया हुआ है और दिया है कि सरफेस में इंटेंसिटी E0 है। सॉल्यूशन एट सरफेस E कितना होता है भाई? kq/r² and that is E0। E0 करके दिया गया है, हमें दिया गया है कि सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। एट सरफेस पोटेंशियल क्या होता है? kq/r and that is equal to क्या हो जाएगा? अगर kq/r² है E0, kq/r क्या होगा? एक तो r को इधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, it is E0 into r। तो अगर सरफेस में इंटेंसिटी E0 है तो पोटेंशियल है E0 into r। आपकी बोर्ड में काफी बार आया, ये आया है, लेकिन मैं कुछ दूसरा पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर? अरे सरफेस में जो होगा सेंटर में वही होगा। पोटेंशियल एट सेंटर इज सेम एज पोटेंशियल ऑन सरफेस एंड दैट इज सेम एज E0 into r। क्या बातें समझ में आ रहा है? बुझला के? हाँ। नेक्स्ट, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ ए चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैम्बडा कूलम पर मीटर ऑन इट। ये क्वेश्चन में उम्मीद करूंगा कि आप लोग करोगे। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं कि कोई एक रिंग है जिसका रेडियस r है और इसकी सेंटर में पोटेंशियल पता करना है और दिया है कि इसमें चार्ज है लैम्बडा कूलम पर मीटर। क्या कोई मुझे इसका आंसर बताएगा? सो सिंपल है, कर लो, आप लोग कर सकते हो, लिख डालो इसको। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। lambda q। sorry 2 बोलो सॉल्यूशन। 2 यहाँ पर Q1 ले लो, Q2 ले लो, Q3 ले लो, सबके लिए पोटेंशियल निकालो और जोड़ो, जल्दी करो। लास्ट बेंच गर्ल विल गिव द आंसर फर्स्ट। हाँ, तो पोटेंशियल एट द सेंटर kq1/r। अब सारे वीडियो में जो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे हु वाज दैट लकी गर्ल सिटिंग एट द लास्ट बेंच विद ए ब्लैक ड्रेस। वीडियो को जो भी देखेंगे पूछेंगे, आप लोग भी पूछ रहे होंगे, सोचे मत, वो हमको दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा। kq1/r, kq2/r। हाँ, ये हो गया।
थोड़ा थोड़ा ले आते हैं लाइन पे ये लोगों को। यस, अब दिख गया कौन है वो जो आंसर हरदम डायरेक्शन उल्टा पुल्टा देता है। यस, हो गया। अब इसमें हम अगर ये सारे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बी अगेन के बाई आर Q1 प्लस Q2 एंड सो ऑन K बाई आर। ये सबको जोड़ने से कितना होगा? लैम्बडा इंटू 2 पाई आर, टोटल लेंथ। आर को खा गया, इट इज कमिंग लैम्बडा इंटू 2 पाई इंटू के का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन, नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 2 पाई कैंसिल हो गया, सो इट इज लैम्बडा बाय 2 एप्सिलॉन 0। है ना कितना इंटरेस्टिंग? दो रिंग है, एक छोटा रिंग है, एक बड़ा रिंग है, दोनों में सेंटर में क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, सॉरी दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया है? लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर। किसकी सेंटर में ज्यादा पोटेंशियल होगा? सेम, क्योंकि आर के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये इंटरेस्टिंग चीज है। काफी दिन पहले ऐसा एक क्वेश्चन आया था, काफी दिन पहले, कि सेंटर में पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ऐसे करके दिया था। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? इनके सफेरिंग potential at the center is lambda by 2 epsilon 0. It is not a standard formula, it's a derived formula. लेकिन आपको इंटरेस्टिंग चीजें याद रहना चाहिए, रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप लोग पक्का कर लोगे। बोल रहा है कि यहाँ पर कोई एक रिंग है जिसमें चार्ज है लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर, रेडियस है r। पूछा है इसकी सेंटर से √3r डिस्टेंस में p पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा? नहीं, same lambda by 2. no, it will be something different. अब इस पे करना क्या है? वही Q1, Q2, Q3 ले लो। Q1 का डिस्टेंस यहाँ से कितना है? सोचो तो, ये है R, ये डिस्टेंस है R, ये है √3r। सपोज हम कहेंगे ये R डैश है, तो क्या बता सकते हो कि R डैश का वैल्यू कितना है? R का स्क्वायर √3r का स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम है? ये डिस्टेंस इज टू r। अब Q1 के लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा। पोटेंशियल एट पॉइंट P इज K Q1 बाई 2r, K Q2 बाई 2r, क्योंकि रिंग का हर एक पॉइंट यहाँ से बराबर डिस्टेंस पे है। जोड़ दोगे तो K बाई 2r गोज कॉमन, Q1 प्लस Q2 प्लस, कितना सिंपल है। It is coming out to be sum of all these charges is the total charge on the ring, and the total charge on the ring is lambda into 2 pi r. समझ में आ रहा है? lambda into 2 pi r. So it is k by 2r whole into lambda into 2 pi r. देखो 2r को खा गया, क्या मिला? lambda k pi. The potential is lambda k pi. समझ में आ रहा है क्या? So calculating potential at a point is not a difficult thing. डिफरेंस तो तब आता है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। थोड़ी समय की कमी है, एक नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें थोड़ा सा 2-4 इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल की क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पर कोई एक स्फीयर है, यहाँ पर कोई एक दूसरा स्फीयर है। दे आर 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स और उनमें चार्जेस है Q1, Q2। ये रेडियस को आप R1 कहो, ये रेडियस को R2 कहो। यहाँ पर पॉइंट है A, यहाँ पर पॉइंट है B। ऐसे करके 2 पॉइंट दिया।
conducting spheres. Find VA and VB. सर ये डिफिकल्ट कहाँ हुआ? तो इजी है। हाँ इजी है, आगे आगे आगे। Find और VA and VB. Next is VA minus VB depends on Q1 or Q2 or both. किसके ऊपर डिपेंड करता है? Why? वो भी बताना है। ठीक है, पूछा है Q1 Q2 और दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन? VA माइनस VB किसके ऊपर डिपेंड करता है और क्यों? क्यों किस इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर नहीं करता, ऐसे करके आपको बताना है। Why? चलिए लेट अस डू इट। ए पॉइंट में पोटेंशियल पता करेंगे, सॉल्यूशन निकालें। आप लोग फटाफट बता सकते हो पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब Q1 के लिए होगा, Q2 के लिए होगा। Q2 के लिए कितना होगा? K Q2 बाई R2 है कि नहीं? Q1 के लिए जितना इसका सरफेस में होता है वही होगा, K Q1 बाई R1। सरफेस में जो होगा वही होगा A में। अच्छा V एट पॉइंट B किसके लिए होगा? Q2 के लिए भी होगा, Q1 के लिए भी होगा। Q2 के लिए क्या होगा? Q2 से अब ये कितना दूर पे है सेंटर से? R1 डिस्टेंस में, K Q2 बाई R1। Q1 की सरफेस पे है तो K Q बाई K Q1 बाई R1। क्या आपको VA और VB मिल गए? बीट नंबर 1 हो गया। बीट नंबर 2 VA माइनस VB। थोड़ा ध्यान से देखो क्या आ रहा है। क्या कोई मुझे मदद करेगा व्हाट इज VA माइनस VB देखने में? VA माइनस VB क्या होगा भैया? इधर VA माइनस VB देखो, VA आपके सामने, VB आपके सामने, माइनस करो, ये क्वांटिटी बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा? इट इज K Q2 बाई R2। K Q2 VA माइनस VB ना, K Q2 बाई R2 माइनस K Q2 बाई R1। तो VA माइनस VB किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? Q1 के ऊपर कि Q2 के ऊपर कि दोनों के ऊपर? Q2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब बाहर वाले स्फीयर में आप कुछ भी चार्ज रखो, VA माइनस VB विल बी सेम। अब बताना आपको क्यों पूछा है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? Why? अब देखें कि Q2 के ऊपर डिपेंड करता है, अंदर वाले स्फीयर के चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों पूछा? Q1 there is no change in potential. वो तो हम देख रहे हैं, निकाल के तो दिख गया। हमें क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर? VA माइनस VB। What is that? The potential difference between the 2 points. How we calculate potential difference between 2 points? It is the work done against electric field in moving from B to A. जब आप B to A मूव करोगे भैया, यहाँ से यहाँ पर रास्ते में जो वर्क होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अच्छा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो किसके लिए है? Q1 के लिए कि Q2 के लिए? Q2 के लिए। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए तो अंदर जीरो है। तो वाई का आंसर क्या होगा? बिकॉज E in the space between two spheres is due to Q2। Q1 के लिए कुछ नहीं है, there is no intensity inside a conducting charged sphere, intensity 0। Q1 के लिए यहाँ पर कोई इंटेंसिटी नहीं है, सिर्फ Q2 के लिए। जब हम B to A जाएंगे, जो वर्क होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। और हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है Q2, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी Q2 के लिए ही होगा। क्या बात समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट I hope all of you will cooperate to understand.
क्योंकि नया आर्टिकल स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो बता रहे हैं। ये कोई एक स्फीयर है, छोटा सा स्फीयर, ये कोई एक दूसरा स्फीयर है, थोड़ा उससे बड़ा है, दो स्फीयर है और दोनों का रेडियस आपको दिया गया है। मान लेते हैं कि इसका रेडियस है a और इसका रेडियस है b। इसमें चार्ज है q और इसमें चार्ज है, चलो इसमें q1 है, इसमें q1 चार्ज है, इसमें q2 चार्ज है। बिफोर वी राइट द क्वेश्चन, मैं अगर आपको पूछता हूं, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में टेस्ट में कर चुके हैं, कि अगर बाहर वाला स्फीयर को ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे तो क्या बता सकते हो कितना चार्ज लेन देन होगा? पहले बताओ, बाहर वाले स्फीयर की बाहर वाली सरफेस में कितना चार्ज है? Q1 plus Q2 यहाँ पर Q1, तो यहाँ पर अंदर होगा माइनस Q1, बाहर होगा प्लस Q1। बाहर वाले स्फीयर की बाहर वाली सरफेस में चार्ज है Q1 प्लस Q2, जोड़ देंगे तो Q1 प्लस Q2 न्यूट्रलाइज होगा। कितना चार्ज का लेन देन होगा? व्हाट विल बी द ट्रांजैक्शन चार्ज? Q1 प्लस Q2। लेकिन हम वो नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको आता है। मैं कुछ दूसरा पूछने वाला हूँ। मैं पूछूंगा अभी कि सपोज हम अंदर वाले स्फीयर को ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे, अब कितना चार्ज फ्लो करेगा? ओहो, कितना खतरनाक है। अंदर वाले चार्ज को जोड़ेंगे। अब देखो, सिर्फ Q1 नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूं कि कितना चार्ज फ्लो करेगा, मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज ऑन द इनर स्फीयर। अगर मान लो फाइनली चार्ज है Q3, तो कितना फ्लो कर गया? Q3 माइनस Q1। नहीं, अभी Q3 है, पहले Q1 था, कितना आया? Q3 माइनस Q1। वो सिंपल है। कंसीडर द conducting concentric spheres। स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, बोर्ड वाले नहीं पूछेंगे, समय की कमी है, नया आर्टिकल स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो इसको करवा रहे हैं। कंसीडर द कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फीयर्स इफ inner sphere is connected to ground, inner sphere is connected to ground, find what will be final charge on inner sphere। इनर स्फीयर पे फाइनल चार्ज क्या होगा, ऐसा पूछा है। तो जो चीजें हमें मालूम है, थोड़ा कंसेप्चुअल चीजें, उसको थोड़ा लिख डालते हैं। पहला हुआ कि कुछ कॉन्सेप्ट्स, इसको करने के लिए जो आप जानते हो बस उसी लाइन को हाईलाइट करना है। आपको मालूम है, मुझे थोड़ा हाईलाइट करके लिखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला हुआ कि अगर हम कहेंगे ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और सपोज ऐसे दिया है कि VA इज ग्रेटर देन VB। सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ूंगा तो किधर जाएगा? A की तरफ जाएगा कि B की तरफ जाएगा? You know the electric field is directed from higher to lower potential। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को अगर छोड़ देंगे वो किधर को जाएगा? A to B। मतलब ए पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज कैसे जाने की कोशिश करता है? हायर टू लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज कैसे जाएगा? लोअर टू हायर। अरे भाई, जब आप बचपन में कुछ ऐसे सर्किट सॉल्व करते थे, आप कहते थे करंट फ्लो कर रहा है, करंट वाज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या सचमुच पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता था? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जाते थे और हम कहते थे कि करंट उल्टा है। कहां जाता था? लोअर से हायर की तरफ घूमते हुए। इलेक्ट्रॉन्स ग्रो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। एनीवे, तो हम करंट नेटवर्क चैप्टर आ गया बीच में, बाद में जब पढ़ेंगे उसको देखेंगे। तो जो कंसेप्ट आया, ए
पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव, कोशिश करता है किधर जाने के लिए, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। हम अब क्या कर रहे हैं, वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो चीजें हमें मालूम था उसको थोड़ा सर्फिंग कर रहे हैं, उसी को यूज करेंगे। हायर टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कैसे जाता है, हाउ द नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। ये आपको समझ में आ गया, लेकिन लिख डालेंगे ए negative charge tends to move from lower to higher potential, tends to move from lower to higher potential, lower to higher potential। हाँ, ये चीज सर हमें मालूम था, ठीक है, बता दिए, थोड़ा याद ताजा कर लिए। दूसरा हुआ कि यहां पे मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर कोई एक कंडक्टर है, मे बी नॉन यूनिफॉर्म शेप का कंडक्टर है। मान लो कि ये कंडक्टर देखने में कुछ शेप कुछ ऐसा है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हो कि ये शार्प एजेस में जल्दी ज्यादा चार्ज कंसंट्रेशन होता है, इसमें कुछ चार्ज क्यू है जो कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये सारे के चलते यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल निकलेगा। अब पता करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में अगर हम देख रहे हैं, ये कंडक्टर के अंदर ए पॉइंट में पोटेंशियल ज्यादा होगा कि बी पॉइंट में पोटेंशियल ज्यादा होगा। When you go in the opposite direction of electric field, potential increase. When you go in the direction of electric field, potential decrease. ये कंडक्टर है, ए और बी दो पॉइंट अंदर है। तो चलो निकाल के देखते हैं, VA माइनस VB निकालेंगे। अगर पॉजिटिव आएगा मतलब VA बड़ा है, नेगेटिव आएगा तो VA छोटा है। तो VA माइनस VB निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, we have to move from B to A and you have to see what is the work done against the electric field। अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो। तो B to A जाने में कोई वर्क होगा क्या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं होगा। मतलब B to A जाने में कोई वर्क नहीं हो रहा है, मतलब VA माइनस VB इज जीरो, मतलब VA इज इक्वल टू VB। किसी भी कंडक्टर के अंदर हर जगह पोटेंशियल बराबर होता है, अलग अलग नहीं होता है। नॉट ओनली फॉर स्फीयर, कैसा भी कंडक्टर हो, कितने भी चार्ज रखे, कैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर हर जगह पोटेंशियल बराबर है, जीरो नहीं है, पोटेंशियल बराबर है। VA माइनस VB जीरो, VA जीरो नहीं बोल रहा हूं मैं, VA माइनस VB जीरो, मतलब कंडक्टर में यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे उतना पोटेंशियल होगा। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, पोटेंशियल एट every point inside and on surface of a conductor, inside and on surface of a conductor is same। हर जगह पोटेंशियल बराबर है, कितना वो मालूम नहीं, लेकिन जो भी है वो हर जगह बराबर है। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस यस यस। पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड ऑन द सरफेस एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज सेम एट एवरी पॉइंट। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बात है, क्लियर। नाउ लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन। क्या था हमारा क्वेश्चन? दो चीज हम देखे, कोई पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दो तो किधर भागता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल और लोअर टू हायर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। बाद में हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
हाई पोटेंशियल में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है, लोअर पोटेंशियल में लोअर पोटेंशियल एनर्जी होता है। और इट्स ए अनरिटन लॉ ऑफ नेचर दैट एवरीथिंग टेंड्स टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज एट लोअर पोटेंशियल एनर्जी बॉडी एक्वायर्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है। Water flows from higher altitude to lower altitude. Current flows from higher potential to lower potential. Heat flows from hot body to cold body. Higher energy to lower energy configuration. तुम लोग बिना एफर्ट की कुछ करोगे तो आपका स्टैंडर्ड जो है बढ़ेगा कि घटेगा? लोअर की तरफ जाने लगेगा। सिवाय एक चीज जो इस लॉ को नहीं मानता है, कौन सा है बताओ? मनी। It always goes from the poor people to the rich people. लोअर से हायर पोटेंशियल जाता है, इसलिए मनी को नेगेटिव कहते हैं क्योंकि उसका नेगेटिव टेंडेंसी है, लोअर से हायर जाता है। नहीं अच्छा, एनीवे तो हमें ये चीज समझ में आया। दूसरा समझ में आया, कंडक्टर में हर जगह सरफेस में और अंदर हर जगह पोटेंशियल बराबर है। कितना है मालूम नहीं है लेकिन बराबर है। गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन। नाउ हियर वाज टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स, द इनर स्फीयर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। हमें पूछा गया व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज हियर। पूरा कहानी को सुनेंगे। आप में से कोई तुरंत बताया कि Q1 चार्ज जाएगा क्योंकि कोई भी चार्ज को लगा दो ग्राउंड के साथ चले जाता है। हाँ, यू आर करेक्ट, Q1 चार्ज जाएगा। Q1 चार्ज ग्राउंड में चला गया। इनफैक्ट Q1 चार्ज तो नहीं गया, इलेक्ट्रॉन्स आए आके इसको जीरो कर दिया। लेकिन Q1 चार्ज चला जाने के बाद इसमें चार्ज क्या हो गया? जीरो। बाहर में है Q2। क्या यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है? हाँ है। Q1 चार्ज चले जाने के बाद भी इस पॉइंट में कुछ पोटेंशियल है कि नहीं है? पोटेंशियल इज देयर। नहीं, ये हायर पोटेंशियल में है और ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो होता है। ये जीरो पोटेंशियल में है, ये हायर पोटेंशियल में है Q2 के चलते। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड विल मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल और हायर टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज जाता है हायर टू लोअर, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है लोअर टू हायर। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे, Q1 को न्यूट्रलाइज करेंगे, इसके बाद इसमें चार्ज जीरो हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस नहीं रुकेगा क्योंकि इसके लिए कुछ पोटेंशियल बन रहा है और भी इलेक्ट्रॉन आएंगे। कब तक आएंगे? कब तक चार्ज फ्लो करता है? जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता है। बड़े वाले टैंक को छोटे वाले टैंक वाटर टैंक के साथ जोड़ दोगे, पानी कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों तरफ प्रेशर बराबर ना हो जाता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे। कब तक? जब यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा। मतलब इनर वाले स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। ये समझ में आना चाहिए। तो क्लू क्या हुआ? व्हेन यू कनेक्ट दिस स्फीयर टू ग्राउंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर विल बी जीरो। समझ में आया क्या? कोई भी कंडक्टर हो, और वैसे भी हम लोग देखे अभी ये कंडक्टर है और इसको थ्रू अनदर कंडक्टर ग्राउंड के साथ जोड़े और कोई कंडक्टर के हर जगह पोटेंशियल बराबर होता है। यहाँ पर अगर जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो है। द अदर स्टेटमेंट आई हैव गिवन, पोटेंशियल हैज टू बी सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। मतलब ग्राउंड के साथ जोड़ने से यहाँ का पोटेंशियल जीरो होगा, ग्राउंड के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा मैं बताया? क्योंकि यहाँ का चार्ज जीरो होने के बावजूद इसके पास कुछ पोटेंशियल है ड्यू टू Q2। तो चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो स्फीयर है इसमें कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा? पहले कुछ इलेक्ट्रॉन आए, Q1 को न्यूट्रलाइज किए, फिर और इलेक्ट्रॉन आने लगे। कब तक? जब तक यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन इज वेरी इजी, लेकिन इसके पीछे इतना सारा कॉन्सेप्ट था। तो सॉल्यूशन तो इजी है, थोड़ा फिगर को मैं छोटा करता हूं और सॉल्यूशन को 2 लाइन में लिखूंगा। When solution inner sphere is connected to ground, its potential becomes zero, becomes same as ground potential that is जीरो। मतलब इनर स्फीयर का पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। इतना सारा डिस्कशन के बाद एक लाइन समझ में आया कि जैसे जोड़ दिए ग्राउंड का, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो नहीं सकता। कंडक्टर के अंदर और सरफेस में हर जगह पोटेंशियल बराबर होता है। यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो ही होगा।
और क्यों जीरो होगा वो इलेक्ट्रॉन फ्लो वाले कहानी भी बता दिया। हाँ, अब अंदर का पोटेंशियल जीरो होगा। लेट फाइनल चार्ज ऑन इनर स्फीयर इज इक्वल टू Q3। अब जानते हो Q3 नेगेटिव है, लेकिन हम नहीं जानते, हम इसलिए Q3 लिख दिए। Q3 क्या वैल्यू निकालेंगे, है ना। अब फाइनल चार्ज ऑन द इनर स्फीयर इज Q3। छोटा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, दोनों स्फीयर में चार्जेस अलग अलग है। और बाहर वाला स्फीयर में क्या चार्ज रखा हुआ था भैया? बाहर वाला स्फीयर में चार्ज था Q2, अंदर वाले में अभी है Q3। ये रेडियस था A, ये रेडियस था B, और ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड था। ऐसे समय में हमें मालूम है कि व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P। अगर P पॉइंट में हम पोटेंशियल निकालेंगे Vp, ये पॉइंट को P कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे? हियर Vp इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर इज 0 बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। अच्छा, तो Vp तो हमें निकालना आता है, कैसे निकालेंगे? Q3 के लिए क्या होगा? K Q3 by A, और Q2 के लिए अंदर है तो Q2 के सरफेस में जो होता है वही होगा, K Q2 by B, दैट इज इक्वल टू 0। इधर क्लियर? तो इसमें से हम Q3 निकालने की कोशिश करेंगे। सॉरी आई एम रनिंग ओवर टाइम, बट देन प्लीज मैनेज। तो ये K Q3 by A हो गया माइनस K Q2 by B, और K को K खा गया तो Q3 का वैल्यू मिल गया माइनस A by B इंटू Q2। तो क्या देख रहे हैं? अंदर वाले स्फीयर में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और कितना चार्ज आ रहा है? माइनस A by B इंटू Q2। समझ में आया? कोई पूछेगा थ्रू दिस कनेक्शन कितना चार्ज फ्लो करेगा? डेल्टा Q, चार्ज थ्रू ग्राउंड कनेक्शन और चार्ज थ्रू स्विच। कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? अब है Q3, पहले था Q1, Q3 minus Q1, so it is minus A by B into Q2 minus Q1, और माइनस n को बाहर ले लो। दिस इज द चार्ज। कितना चार्ज फ्लो करेगा ये स्विच में? इतना करेगा, माइनस ऑफ A by B into Q2 प्लस Q1। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है। Today's class we devoted only for what is potential. Next class it will take time to understand potential difference, और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन लिख के दे दूंगा, आप लोग थोड़ा उसको करके लाओ, और करो ना करो क्वेश्चन को कॉपी में लिख के लाओ, ताकि हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर क्लास में कर पाएंगे। ठीक है? कम प्रिपेयर्ड इन द नेक्स्ट क्लास विथ क्वेश्चंस रिटन इन योर कॉपी, तो हम लोग क्लास में जल्दी जल्दी कर पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास।